मुझे टेलीविज़न, फायरप्लेस और चीनी मिट्टी के सिंक याद हैं। मुझे मूवी टिकट, पार्किंग लॉट और SUVs याद हैं। मुझे हेयर सैलून, छुट्टियाँ, खिड़कियों के शटर, डैंडेलियन और ताज़ा बनी सड़कों की खुशबू याद है। मुझे टूथपेस्ट के विज्ञापन, ऊंची हील वाली महिलाएं, बिजनेस सूट में बुजुर्ग लोग याद हैं। मुझे डाकिये, लाइब्रेरियाँ, बॉय बैंड्स, गुब्बारे और क्रिसमस ट्री याद हैं। मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी और हमें एहसास हुआ कि खाने की कमी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीज़ें इतनी महंगी हो गई थीं कि कोई भी जी नहीं सकता था। एडम मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद ये बेहतर है। शायद ये उम्मीद रखना ही बेकार था कि हम दोस्त बन सकते हैं। शायद ये बेहतर है कि वह यह सोचे कि मुझे उससे नफरत है, बजाय इसके कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वह कुछ ऐसा छुपा रहा है जो शायद दर्द है, लेकिन उसके राज मुझे डराते हैं। वह मुझे नहीं बताता कि वह यहाँ क्यों है, हालांकि मैं भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। और फिर भी पिछली रात उसकी बाहों की गर्माहट ने मेरी चीखों को दूर कर दिया था। एक दयालु आलिंगन की गर्मी, मजबूत हाथों का सहारा जो मेरी टूटी हुई किरचों को समेटे हुए थे। इतने सालों की तन्हाई से मिली राहत और चैन, ये तोहफा जो उसने मुझे दिया, मैं इसे कभी चुका नहीं सकती। जूलियट को छूना लगभग असंभव है। मैं अपनी माँ की आंखों में वो भयावहता कभी नहीं भूलूंगी। अपने पिता के चेहरे पर वो यातना, उनकी आंखों में जमी दहशत। उनकी संतान एक राक्षस थी, है शैतान का साया, अंधकार का अभिशाप, अपवित्र, एक अपशकुनी। दवाइयां, टेस्ट, मेडिकल उपाय असफल रहे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी असफल रहे। वह समाज में चलती फिरती हथियार है, शिक्षकों ने कहा। हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, डॉक्टरों ने कहा। इसे आपके घर से हटा देना चाहिए, पुलिस अधिकारियों ने कहा। कोई समस्या नहीं, यही कहा था मेरे माता पिता ने। जब मैं 14 साल की थी तब उन्होंने आखिरकार मुझसे छुटकारा पा लिया। जब वे पीछे खड़े होकर देखते रहे, जब मुझे घसीट कर ले जाया गया एक हत्या के लिए जो मुझे नहीं पता था कि मैंने की थी। शायद यह दुनिया मेरे एक कोठरी में बंद रहने से ज्यादा सुरक्षित है। शायद एडम ज्यादा सुरक्षित है अगर वह मुझसे नफरत करता है। वह कोने में बैठा है, अपने मुंह पर मुट्ठियां जमाए हुए। मैंने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहा। मैंने कभी उस एक इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहा जो कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। दरवाजा जोर से खुलता है और 5 लोग कमरे में घुस आते हैं। राइफलें हमारे सीने की ओर तनी हुई। एडम अपनी जगह से उठ चुका है और मैं पत्थर बन चुकी हूं। मैं सांस लेना भूल चुकी हूं। मैंने इतने समय में इतने लोगों को नहीं देखा कि मैं एक पल के लिए अवाक रह गई हूं। मुझे चीखना चाहिए। हाथ ऊपर, पैर फैलाकर खड़े रहो, मुंह बंद रखो, हिलो मत तो हम गोली नहीं मारेंगे। मैं अभी भी अपनी जगह जमी हुई हूं। मुझे हिलना चाहिए, मुझे अपने हाथ उठाने चाहिए, मुझे अपने पैर फैलाने चाहिए, मुझे सांस लेना याद रखना चाहिए। किसी ने मेरी गर्दन दबोच रखी है। आदेश देने वाला अपने बंदूक की बट मेरे पीठ में मारता है और मेरे घुटने जमीन से टकराकर चटक जाते हैं। मुझे आखिरकार ऑक्सीजन और खून का स्वाद आता है। मुझे लगता है कि एडम चिल्ला रहा है, लेकिन एक असहनीय पीड़ा मेरी रगों से गुजर रही है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं पूरी तरह जड़ हो चुकी हूं। क्या समझ नहीं आता कि मुंह बंद रखने के लिए कहां है। मैं आंखें सिकोड़ कर देखती हूं। बंदूक की नली एडम के चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर है। उठो। एक स्टील टबूट मेरी पसलियों पर तेज, कठोर, खोखली चोट करता है। मैं कुछ नहीं निकल रही सिवाय उन घुटी हुई हिचकियों के जो मेरी सांस को रोक रही हैं। मैंने कहा, उठो। तेज, कठोर और भी जोरदार एक और बूट मेरे पेट में। मैं चीख भी नहीं सकती। उठो जूलियट, उठो। अगर तुम नहीं उठी तो वे एडम को गोली मार देंगे। मैं किसी तरह अपने घुटनों पर खुद को उठाने की कोशिश करती हूँ। पीछे की दीवार पर गिरती हूँ।
फिर आगे की ओर झुककर संतुलन बनाती हूं। अपने हाथ उठाना ऐसी पीड़ा है जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे अंग मर चुके हैं, मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं, मेरी त्वचा छलनी हो चुकी है, दर्द की सुइयों से छलनी। वे आखिरकार मुझे मारने आए हैं। यही कारण है कि उन्होंने एडम को मेरी कोठरी में डाला, क्योंकि मैं जा रही हूं। एडम यहां है क्योंकि मैं जा रही हूं, क्योंकि वे समय पर मुझे मारना भूल गए, क्योंकि मेरे पल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया के लिए मेरे 17 साल बहुत ज्यादा थे। वे मुझे मारने वाले हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि यह कैसे होगा। मैं सोचती हूं, क्या इससे मेरे माता पिता खुश होंगे? कोई हंस रहा है। अरे तुम कितनी निकम्मी हो। मुझे नहीं पता कि वे मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं। मैं मुश्किल से अपने हाथ ऊपर रखने पर ध्यान केंद्रित कर पा रही हूं। यह तो रो भी नहीं रही, कोई और जोड़ता है। लड़कियां आमतौर पर अब तक दया की भीख मांगने लगती हैं। दीवारें छत में खुलने लगी हैं। मैं सोचती हूं कि मैं कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकती हूं। मैं शब्दों को अलग नहीं कर पा रही। मैं जो आवाजें सुन रही हूं उन्हें समझ नहीं पा रही। खून मेरे सिर के अंदर दौड़ रहा है और मेरे होंठ तो ठोस कंक्रीट के टुकड़े बन चुके हैं जिन्हें मैं खोल नहीं सकती। मेरी पीठ पर एक बंदूक की नली टिकी है और मैं आगे गिर रही हूं। फर्श ऊपर उठ रहे हैं। मेरे पैर एक ऐसी दिशा में घसीटे जा रहे हैं जिसे मैं समझ नहीं पा रही। काश वे मुझे जल्दी मार दें। मुझे अपनी आंखें खोलने में 2 दिन लगते हैं। एक तरफ पानी का एक टिन और खाने का एक टिन रखा है और मैं ठंडे खाने को कांपते हाथों से गले के नीचे उतारती हूं। मेरी हड्डियों में एक सुस्त दर्द फैला हुआ है। मेरे गले में सूखा रेगिस्तान सांसें रोक रहा है। कुछ भी टूटा हुआ नहीं लगता, लेकिन मेरी शर्ट के नीचे एक नजर डालते ही यह साबित हो जाता है कि दर्द असली था। नीले और पीले रंग के अजीब धब्बे मेरी त्वचा पर खिले हुए हैं, छूने पर यातना देने वाले, धीरे धीरे ठीक होने वाले। एडम कहीं नहीं है। मैं अकेली हूं, अकेलेपन की इस सलाखों वाली कोठरी में। 4 दीवारें हर दिशा में, बस 10 फीट की दूरी पर। सांस लेने की इजाजत सिर्फ दरवाजे के छोटे से स्लॉट से आती हवा देती है। मैं अभी अपनी कल्पना से खुद को डराने ही वाली हूं कि भारी धातु का दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। सीने पर 2 राइफलें लटकाए एक गार्ड मुझे सिर से पांव तक घूरता है। उठो। इस बार मैं झिझकती नहीं। कम से कम मैं यही उम्मीद करती हूं कि एडम सुरक्षित हो। मैं उम्मीद करती हूं कि उसे वैसा अंजाम न मिले जैसा मुझे मिलने वाला है। मेरे पीछे आओ। गार्ड की आवाज गहरी और भारी है। उसकी ग्रे आंखें एक रहस्य जैसी। लगभग 25 साल का लगता है। सुनहरे बाल जो सिर के पास छोटे छोटे कटे हुए हैं, शर्ट की आस्तीन कंधों तक चढ़ी हुई। उसके बाजुओं पर वही मिलिट्री टैटू फैले हुए हैं जो एडम के थे। ओह भगवान, नहीं। एडम दरवाजे के पास सुनहरे बालों वाले उस आदमी के बगल में खड़ा होता है और अपने हथियार से संकरे गलियारे की ओर इशारा करता है। चलो। एडम मेरी छाती पर बंदूक ताने खड़ा है। एडम मेरी छाती पर बंदूक ताने खड़ा है। एडम मेरी छाती पर बंदूक ताने खड़ा है। उसकी आंखें मेरे लिए अजनबी हो गई हैं, नीली, चमकदार और खोई हुई, बहुत बहुत दूर। मैं सिर्फ नवोकैन हूं। मैं सुन्न हूं। शून्यता की एक दुनिया, हर एहसास और भावना हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मैं एक ऐसी फुसफुसाहट हूं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। एडम एक सैनिक है। एडम चाहता है कि मैं मर जाऊं। अब मैं उसे खुली आंखों से घूरती हूं। हर एहसास कट चुका है। मेरा दर्द एक दूर की चीख बन गया है जो मेरे शरीर से कटी हुई लगती है। मेरे पैर खुद खुद आगे बढ़ते हैं। मेरे होंठ बंद रहते हैं क्योंकि इस पल के लिए कोई शब्द कभी नहीं होंगे। मृत्यु इन सांसारिक सुखों से एक स्वागत योग्य मुक्ति होगी जो मैंने अब तक जानी है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक चल रही थी जब तक कि मेरी पीठ पर एक और वार नहीं पड़ा
रोशनी की चमक में पलकें झपकाती हूं, जिसे मैंने इतने लंबे समय से नहीं देखा था। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं और मैं उन फ्लोरेसेंट बल्बों की रोशनी में आंखें सिकोड़ती हूं जो इस विशाल स्थान को रोशन कर रहे हैं। मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। जूलियट फेरार्स, एक आवाज मेरा नाम विस्फोट की तरह पुकारती है। एक भारी बूट मेरी पीठ पर दबा हुआ है और मैं अपना सिर उठाने में असमर्थ हूं ताकि देख सकूं कि मुझसे बात कौन कर रहा है। वेस्टन, रोशनी धीमी करो और इसे छोड़ दो। मैं इसका चेहरा देखना चाहता हूं। यह आदेश ठंडा और कठोर है, खतरनाक रूप से शांत, बिना किसी प्रयास के शक्तिशाली। अब रोशनी इतनी कम कर दी गई है कि मैं इसे सहन कर सकती हूं। मेरी पीठ में एक बूट की छाप खुदी हुई है, लेकिन अब मेरी त्वचा से हटा ली गई है। मैं अपना सिर उठाती हूं और ऊपर देखती हूं। मैं तुरंत उसकी युवा उम्र से स्तब्ध रह जाती हूं। वह मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि वह किसी चीज का प्रभारी है, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या। उसकी त्वचा निर्दोष है, बिना किसी दाग धब्बे के। उसकी जबड़े की रेखा तीखी और मजबूत है। उसकी आंखें अब तक देखी गई सबसे हल्की पन्ना हरी हैं। वह सुंदर है। उसकी टेढ़ी मुस्कान एक सोचा समझा, ठंडा और निर्मम छल है। वह जिस पर बैठा है उसे वह एक सिंहासन समझता है, लेकिन असल में वह केवल एक कुर्सी है जो एक खाली कमरे के सामने रखी है। उसका सूट पूरी तरह से इस्त्री किया हुआ है। उसके सुनहरे बाल पूरी तरह संवारे हुए हैं। उसके सैनिक आदर्श बॉडीगार्ड की तरह खड़े हैं। मुझे उससे नफरत है। तुम बहुत जिद्दी हो। उसकी हरी आंखें लगभग पारदर्शी हैं। तुम कभी सहयोग नहीं करना चाहती। तुमने तो अपने सेलमेट के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। बेवफाई की जलन मेरी गर्दन तक फैल जाती है और मैं अनायास ही सिहर उठती हूँ। हरी आंखों वाला आदमी अचानक मजे में लगने लगता है और मैं शर्म से जल उठती हूँ। अरे, ये तो दिलचस्प है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है। केंट, क्या तुम आगे आ सकते हो? मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है जब एडम सामने आता है। केंट, उसका नाम एडम केंट है। मैं सिर से पांव तक चल उठती हूँ। एडम एक पल में हरी आंखों वाले आदमी के बगल में खड़ा हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सिर झुकाकर सलाम करता है। शायद यह नेता उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना वह खुद को समझता है। सर, वह कहता है। इतनी सारी सोचें मेरे दिमाग में उलझ रही हैं कि मैं इस पागलपन को सुलझा नहीं पा रही। मुझे पता होना चाहिए था। मैंने उन सैनिकों के बारे में अफवाहें सुनी थीं जो जनता के बीच गुप्त रूप से रहते थे, संभावित खतरों की सूचना अधिकारियों को देते थे। हर दिन लोग गायब हो जाते थे, कोई कभी वापस नहीं आता था। लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पा रही कि एडम को मुझ पर जासूसी करने के लिए क्यों भेजा गया था। लगता है तुमने इस पर गहरी छाप छोड़ी है। मैं उस आदमी को ध्यान से देखती हूं जो कुर्सी पर बैठा है। तभी मुझे एहसास होता है कि उसके सूट पर छोटे छोटे रंगीन बैज लगे हैं। सैन्य यादगार। उसका उपनाम उसकी जैकेट के लैपल पर खुदा हुआ है, वार्नर। एडम कुछ नहीं कहता। वह मेरी ओर नहीं देखता। उसका शरीर सीधा खड़ा है, 6 फुट लंबा, आकर्षक और मजबूत। वही हाथ जो मुझे संभाले हुए थे अब घातक हथियारों को थामे हुए हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना? वार्नर एडम की ओर देखता है, फिर अपना सिर मेरी ओर झुका लेता है। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही हैं, स्पष्ट रूप से आनंदित। एडम अपना जबड़ा भींचता है। सर, बिल्कुल। वार्नर अचानक ऊब जाता है। मुझे क्यों उम्मीद थी कि तुम्हारे पास कुछ कहने को होगा? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? शब्द मेरे होंठों से निकल जाते हैं इससे पहले कि मैं उनके बारे में सोच भी सकूं, और तभी किसी की बंदूक फिर से मेरी रीढ़ में आ टकराती है। मैं दर्द से कराहती हुई फर्श पर गिर जाती हूं, गंदी जमीन पर हाँफते हुए। यह जरूरी नहीं था रोलैंड। वार्नर की आवाज बनावटी निराशा से भरी हुई है। अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। एक क्षण का विराम। जूलियट, मैं किसी तरह अपना सिर उठाने में कामयाब होती हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है।